इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है, हम देख रहे हैं। अब मिलीजुली सरकार आपके सामने होगी। लोगों के मन में ये सवाल है कि इस मिलीजुली सरकार और जो पिछली एक स्ट्रॉन्ग सरकार थी, इसमें परिवर्तित होने की वजह से, ट्रांसफॉर्म होने की वजह से रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, पहले एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा लोकलाइज करेंगे और लोकल क्या इसका असर पड़ सकता है उसकी बात करेंगे। असेंबली इलेक्शन का क्या असर पड़ सकता है उसकी बात करेंगे। असेंबली इलेक्शन में कौन जीत के आ सकता है उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम, पहले अपना ब्रॉडर व्यू है उस पर बात कर लेते हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं propertylenden.com चैनल। मैं भूपेंद्र सिवाग आपका होस्ट आपके सामने हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इलेक्शन आया है उसका क्या असर पड़ने वाला है रियल एस्टेट पे। सबसे पहले देखने को मिलेगा जो बोल्ड फैसले सरकार ले रही थी उस पर थोड़ा सा रोक लगेगा, थोड़ा सा चेक लगेगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सरकार चला रही थी बीजेपी पार्टी। उसके पास पूरा मैंडेट था, बट अब उसके पास सपोर्ट होगा दूसरी पार्टियों का, तो उनसे पूछ के बात करके ही कोई भी डिसीजन ले सकती है। एक बहुत बड़ी ऐसी चर्चा चल रही थी कि हर प्रॉपर्टी को आपके एक आधार कार्ड नुमा कोई आईडी बनेगी, उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये कितना इंप्लीमेंट होता है इस पे आने वाले दिनों में देखने को ये चीज़ मिलेगी। हाँ, इससे इतना ज़रूर था, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो रियल एस्टेट में जरूर भगदड़ मच सकती थी। आपको भी पता है कौन किस तरह से लोग दूसरे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। फिर आपकी साथ ही आईडी के साथ प्रॉपर्टी अगर जुड़ती और आपसे पूछा जाता कि ये प्रॉपर्टी आप कहाँ से लाएं, आपकी इनकम तो ये है नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी कई बार आप देखते हैं कि लोगों की निकलती हैं, तो वो इसी तरह की चीज़ें हैं। उस पर बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला था। अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो उथल पुथल जो मचनी थी मुझे लगता है वो शांत रहेगी या मच भी सकती है, उसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। दूसरा, कोalition गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होने से, बनने से शेयर मार्केट थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। जब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो जो बायर और इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा पॉज ले लेता है। मुझे लगता है आपने भी वो पॉज ले रखा है। आप अभी थोड़े दिन तक वेट करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे। और ख़ास तौर पर जो ऊबर लग्जरी सेगमेंट है वो शेयर मार्केट को देख के ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। शेयर मार्केट में का कहने का मतलब है कि हाँ, इकॉनमी अच्छा करे, शेयर मार्केट अच्छा करिए, शेयर मार्केट में रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स है वो अच्छा कर रहे हैं। तो अब जो है, जो ऊबर लग्जरी सेगमेंट है, जो इन्वेस्टर है उसको देखेगा, इकोनॉमी को देखेगा, गवर्नमेंट को देखेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद वो फैसला लेगा। और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आने थे, जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने थे, मुझे लगता है कि अब जो कोalition में पार्टियां हैं वो थोड़ी पॉपुलिस्ट टाइप की स्कीम होंगी, उस पर फोकस करेंगी कि मिडिल क्लास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मिडिल क्लास को कैसे इससे फ़ायदा हो, मिडिल क्लास को कैसे इससे बेनिफिट हो। उस तरह की कुछ पॉलिसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है जो मिड सेगमेंट का रियल एस्टेट का सेक्टर है उसको बढ़ावा मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, कुछ पॉलिसी ऐसी देखने को मिल सकती है, कुछ ऐसी स्कीम देखने को मिल सकती है जिससे जो मीडियम तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई स्कीम निकल कर आ जाए। तो जो मिडिल सेगमेंट का रियल एस्टेट है उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। और जो ओवर लग्जरी सेक्टर है उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज मिलने की संभावना है। तो आप लोगों को पता ही है गुड़गांव में क्या हो रहा है। अभी हम ब्रॉडर लेवल पर बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रिफॉर्म्स की, हम बात कर रहे थे न्यू पॉलिसीज की, हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा इसको लोकलाइज करते हैं। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं गुड़गांव की, हरियाणा की भी बात करेंगे, थोड़ा सा मुंबई और महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में भी असेंबली इलेक्शन ड्यू है। जिस तरह का मैंडेट आया लोकसभा इलेक्शन में, अगर सरकार बदलती है तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने हैं। उसको लेकर चर्चा होने लगी है कि जो धारावी का प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट होना है, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वो रुक भी सकते हैं, वो आगे बढ़ाए भी जा सकते हैं। इस सब कुछ डिपेंड करेगा कि असेंबली इलेक्शन में किसकी सरकार आती है। सिंध सरकार रिपीट होती है तो अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाएगी। अगर सरकार बदलती है, पार्टी बदलती है, तो मुझे लगता है उस पर कुछ ना कुछ ब्रेक लग सकता है। अब आ जाते हैं हम हरियाणा में, और हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शन ड्यू है। और गुड़गांव आपको पता है हरियाणा में पड़ता है। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा खोल के समझाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी ऑडियंस है गुड़गांव की है। तो गुड़गांव में खास तौर पे जो बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं वो तो चलते रहेंगे, उन पे किसी तरह का कोई ब्रेक लगने नहीं जा रहा है। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट आने थे उन पे मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लग सकता है, या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अगर ये सरकार रिपीट होती है तो वो चलती रहेंगी। अगर किसी भी तरह से सरकार बदलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अंदेशा है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे ब्रेक लग सकता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हो सकता है ग्लोबल जो सिटी बननी है उसको लेके किसी तरह का कुछ नया मैंडेट, कुछ नया कुछ आ जाए अगर सरकार बदलती है। सेम सरकार रहती है, सेम गवर्नमेंट रहती है,
तो मुझे लगता नहीं है उस पर किसी तरह का ब्रेक लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेट्रो पे किसी तरह की कोई रुकावट आएगी, तो मेट्रो पे किसी तरह की कोई रुकावट आने वाली नहीं है। वो पास हो चुका है प्रोजेक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये रिपीट होती है, और रिपीट होने के साथ अगर कोई दक्षिण हरियाणा से यानी गुड़गांव आसपास से कोई अगर सीएम यहाँ से बनता है, तो गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए ही नहीं, पूरे गुड़गांव के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है पूरे हरियाणा के फोकस में सिर्फ गुड़गांव आ जाए, क्योंकि आपका सीएम अगर यहाँ से कोई बनता है तो मुझे लगता है कि वो गुड़गांव पे फोकस करेगा। हम पास की अगर बात करें हरियाणा की, तो जहाँ जहाँ से सीएम रहे हैं, सिरसा से अगर कोई सीएम रहा है तो सिरसा पे उसने फोकस करा। अगर कोई जींद भिवानी से कोई सीएम रहा है तो उसने भिवानी पे फोकस करा। अगर कोई रोहतक से सीएम रहा है तो उसने रोहतक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम एक्सेप्शनल कह सकते हैं कि करनाल पे इस तरह का फोकस नहीं हुआ है। मुझे लगता है इस तरह की जो करंट में गवर्नमेंट है उसमें से आवाज़ें उठने लगी हैं कि इलेक्शन 2 महीने में ड्यू है, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो इसके लिए सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए बात पार्टी के अंदर से उठने लगी है। और आप भी अगर सोचेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे कि जो सीएम थे वो एमपी बन गए करनाल से, और उनकी जगह जो एमपी थे नायाब सिंह सैनी, उनको सीएम बनाया गया है। वो रिपीट होंगे, वो कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन गुड़गांव की तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, हो सकता है कि यहाँ का भी हो सकता है। तो ये कौन सीएम कैंडिडेट होगा, क्या होगा, इस पे आपको थोड़ी नज़र बना के रखनी है। आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह की चीज़ें होती हैं। जनरल इलेक्शन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। अगर दूसरी पार्टी की सरकार आती है और सीएम कोई दूसरा व्यक्ति बनता है, आपको पता है पास्ट में किस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है गुड़गांव पे उतना उस तरह का ध्यान ना दिया जाए, और हो सकता है कि उस पार्टी के यहाँ से बहुत ज़्यादा एमएलए जीत के चले जाएं, तो वो ध्यान दे दे गुड़गांव पे। और जो करंट गवर्नमेंट है, करंट पार्टी है, उसकी सरकार अगर रिपीट होती है, यहाँ से उसके एमएलएज बनते हैं या यहाँ से उसका कोई सीएम बनता है, तो भी ध्यान दिया जा सकता है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिचुएशंस आपके सामने है, किसकी सरकार आती है, किस पार्टी की सरकार आती है, और सीएम कहाँ से बनने जा रहा है, सीएम कौन होगा और किस तरह का होगा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा गुड़गांव का रियल एस्टेट। और स्टेट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स भी बहुत सारी उस पर ही डिपेंड करेंगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं गुड़गांव जैसे शहरों के लिए, स्टील +4 फ्लोर का, वो भी हो सकता है कि कोई नई सरकार आए उस पर फैसला लें, अभी इस पर कोई फैसला ना लिया जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलग पार्टी की चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट अगर अलग पार्टी चला रही है, तो स्टेट की ग्रोथ पे इस पे असर पड़ सकता है, स्टेट पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है, हो सकता है इसको नेग्लेक्ट किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कर्नाटक पहले से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ, उससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत टॉप स्टेट में गिनती होती है। दूसरा हम बात कर लें तमिलनाडु की, हमेशा वहाँ पर जो सेंट्रल में गवर्नमेंट रही है उससे दूसरी पार्टी की वहाँ सरकार रही है। और तमिलनाडु को आप किसी भी पैरामीटर पे देख सकते हैं, आप ग्रोथ पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, किसी पर भी चेक कर सकते हैं, तमिलनाडु बहुत अच्छा करता है। और महाराष्ट्र को भी आप देख सकते हैं, अब बीजेपी की और मिलीजुली शिवसेना की सरकार है, उससे पहले शिवसेना और एनसीपी की सरकार थी, तो महाराष्ट्र भी अच्छा कर रहा था। तो आप ये बिल्कुल भी अनुमान न लगाए, जिस पार्टी की सरकार सेंटर में है उसी पार्टी की सरकार अगर स्टेट में आती है तभी स्टेट ग्रो करेगा, पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, नई स्कीम्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। ऐसा नहीं है, अगर दूसरी पार्टी की भी सरकार बनती है तो यहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई पॉलिसीज भी देखने को मिलेंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ लेके चला हूँ। मान के चलिए अगर ये जो करंट में जिस पार्टी की सरकार ये बदल जाती है, तो दूसरी पार्टी की सरकार अगर आती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हर सरकार के कुछ चहेते बिल्डर होते हैं, सरकार बदलने के साथ बिल्डर भी बदल जाते हैं। तो मुझे पता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, टाइम आने पे बताऊंगा। अगर यहाँ पर दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उस पार्टी के चहेते जो बिल्डर्स हैं वो आपको यहाँ ग्रो करते दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक दूसरी तरह का रियल एस्टेट यहाँ देखने को मिलेगा। या मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको कम प्राइस में चीज़ें लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी। और रियल एस्टेट में जब एक बिल्डर कम प्राइस पे चीज़ें लॉन्च करेगा, जो बहुत सारे दूसरे बिल्डर हैं बहुत हाई प्राइस पे चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, उनको मजबूर होना पड़ेगा अपने प्राइस घटाने पे या कम प्राइस पे अपनी चीज़ें लॉन्च करने के लिए। और अगर सेम पार्टी की सरकार आती है
तो हो सकता है ये ऐसी चीज़ें चलते रहें। और जैसा कि मैंने बताया, अगर सीएम इस तरफ से हो सकता है, साउथ हरियाणा से हो सकता है, तो गुड़गांव की किस्मत पलट सकती है। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, वो ज़रूर अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है अभी जो इन्वेस्टर था वो थोड़े दिन के लिए पॉज लेगा, देखेगा सरकार कैसी चल रही है, क्योंकि पॉज इंडिया अलायंस ने भी लिया है। वो भी कह रहे हैं कि हम देखेंगे, वॉच करेंगे, और मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो भी इस चीज़ को वॉच करेगा, पॉज लेगा, शेयर मार्केट कैसी चल रही है, गवर्नमेंट कैसी चल रही है, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करेगा और कोई बड़ा डिसीजन लेगा। तो रियल एस्टेट पे इलेक्शन का क्या इफेक्ट हुआ और क्या हो सकता है, इसको लेके आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे एक के बाद एक सीरीज़ लाता रहूँगा, आपको पूरी की पूरी अपडेट देता रहूँगा कि नई सरकार आई है, उसका क्या असर रियल एस्टेट पे पड़ रहा है, क्या पड़ सकता है, हरियाणा में इलेक्शन होंगे उसका क्या असर पड़ेगा, अगर नई पार्टी की सरकार आई उसका क्या असर पड़ेगा, सेम गवर्नमेंट रिपीट हुई, सेम पार्टी रिपीट हुई तो क्या असर पड़ेगा, सीएम सेम रहे तो क्या असर पड़ेगा, कोई नया सीएम आ गया कहीं और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ गया उसका क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आप समझ लीजिए, रियल एस्टेट के साथ साथ पॉलिटिक्स से भी मेरा नाता पिछले 20 साल से जुड़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा क्लियर पिक्चर बता सकता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।